अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोग को एक ऐसा इबरत नामक वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप ज़रूर सबकी हाली करेंगे। गरीब माँ बाप की एकलौती बिगड़ी हुई बेटी जो कि हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी। इसका वाक़या मैं आज आप लोग के सुनाऊंगा। उसे अल्लाह पाक ने कैसे इबरत का निशान बनाया, आइए देखते हैं। यह सब आमज वाक़या है। किसी गांव में एक आहिल शाह आलिम के साथ के थे। उनका नाम अब्दुल कलाम था और अपनी बीबी फातिमा के साथ रहते थे। मन्नत मुरादे के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेटी अदा की थी जो एक आलिम थे, और उनको एक बेटी अल्लाह पाक ने अदा की थी जो उनका नाम था अब्दुल कलाम, एक हाफिज थे। अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे दोनों मियाँ बीबी, बड़े लाड प्यार और बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम जैनब था जो कि उनके माता पिता बहुत ही प्यार से उनको पाला। बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत थी वो लड़की। वह मीठी मीठे बातें करती थी। वह दोनों मियाँ बीबी अपनी बेटी को इन मीठी मीठी बातों से बड़ा खुश होते थे। कुछ वक्त गुजरता गया, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अब्दुल कलाम जब नमाज पढ़कर घर वापस आए तो क्या देखा कि उसकी बेटी बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल कलाम को इस बात का बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीबी को कहा, ए अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को, यह क्या उसने हरकत शुरू कर दी है। इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं है कि यह इस तरह की गंदी हरकतों करे। तुम उसे पर्दों में नसीहत करो या पर्दा किया करे, ना कि यह फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीबी को इस बात का बहुत ही गुस्सा आया कि उन्हें उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उन्होंने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल कलाम कहने लगे, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन अब्दुल कलाम कलाम काम के सिलसिले से सऊदी अरब चले गए। जाते वक्त अब्दुल कलाम अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो। बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगी। बस तुम माँ बेटी अपनी ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन जैनब की माँ घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ साथ की जो लड़कियां कॉलेज में आपके साथ मोबाइल लेकर आती हैं पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर जैनब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे नहीं पता तो मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं, मुझे मोबाइल नहीं खिलाओगे तो मैं मोबाइल नहीं खरीदाओगे तो ना मैं कुछ खाऊंगी, ना कुछ पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी वो कर लो, जब तक अपने मुझे मोबाइल नहीं देगी मैं कुछ काम नहीं करूंगा। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उस पर बड़ा दया आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद जो न की थी, उसकी एक ही तो बेटी थी। फिर जैनब की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ते खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हें मोबाइल लेकर आएंगे। यह बात सुनते ही जैनब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार गई और जैनब की माँ ने उसके नया मोबाइल खरीद लिया। अब तो जैनब बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश को पूरी कर दी गई थी। उसकी माँ ने बहुत ही बड़ी खुश थी। नामुमकिन था कि उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल न लेकर दे, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार गई। और अब आगे क्या होने वाला था यह आप लोग ज़रूर सुनिएगा और वीडियो आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैनब जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाली तो उसकी माँ खुशी के पास बैठकर बोली, बेटा यह मुझे भी दिखाओ किस तरह होता है। तो जैनब तो फौरन ही तेवर बदल गया, कहने लगा, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है। और
कैसे चलता है? तू कौन सा पढ़ी लिखी है? तू तो एक जाहिल माँ है। गुस्से तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब सब नज़रअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। लड़की दिन पर दिन बिगड़ती गई। मोबाइल के हर वक्त घुसी रहती थी। माँ का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती। बस वह मोबाइल में गाने लगाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी माँ का नमाज से जहन उल्टा होता तो वह बेटी की बोलती, बेटी इस आवाज़ कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। तो ध्यान भटकता है आगे से। बेटी जवाब देती है, माँ तू नमाज कब कब पढ़ रही है? तेरे कान में मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं। माँ फिर सब्र से घुट पी गई। अब उसकी अपनी बेटी की फिक्र तमामों लगी हुई थी कि बेटी क्या करेगी। जैनब की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई, बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाओ करा, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। बेटी मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन जैनब का मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उसकी अपनी माँ को इतनी बात सुनने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर फेंक दिया और कहने लगी कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि बार बार आ जाती हो। जब लाइट ऑफ हो जाएगी, मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर घर का काम कर लूँगी। उस वक्त जैनब की माँ को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती कर दी। अब तो यह लड़की मेरे हाथ से निकल चुकी है। पहले तो जैनब मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने हद पार कर दी है। वह जिस कॉलेज में पढ़ती है, उसी कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, जिसके साथ जैनब की दोस्ती हो गई और दिन रात उससे साथ कॉल में लगी रहती थी। और जैनब अपना दिल से उस लड़के को देख दे बैठती थी। वह लड़का उसे हर वक्त ही हरकत का मंजूर करता रहता और जैनब हर बात उसकी मानती जा रही थी। अब तो उसे अपनी माँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती थी। वह अपनी माँ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। वह हर वक्त यह दुआ करती थी कि कोई ऐसा दिन आए जाए कि मेरी माँ कहीं गायब हो जाए, घर से ही चली जाए और मैं उस लड़के की जी भर से बातें कर लूं। ऐसे ही जब वह उस लड़के के अपनी तस्वीर भेज रही थी तो जैनब की माँ ने उसे देख लिया। तो उसने जैनब के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोली, क्या मैंने इसीलिए तुम्हें मोबाइल लेकर दिया था? जैनब को इतनी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक झटके से जमीन पर फेंका और मारने लगे। साथ साथ यह कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मेरे अपनी ज़िंदगी है, उसे मैं अपनी मर्जी से जीऊँगी और एक तू ही है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं देती। ना कहीं तू मरती है, ना मेरी जान छोड़ती है। अब तो नाफरमानी की सब हदें पार हो चुकी थी। वह अपनी माँ को बुरी तरह से मार रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और जैनब का बाप बिना बताए सऊदी अरब से वापस आ चुका था। उसने आते ही घर में यह माहौल देखा। अपने भाग कर अपनी बीवी को जमीन से उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटी शर्मो या क्या क्या का बेच कर क्या खा गई है? अपनी ही माँ को थप्पड़ मार रही है। जैनब की माँ ने रोते अपने शौहर को सब कुछ सच सच बताया। इस जालिम जलील को मोबाइल लेकर दिया, जिसकी वजह से यह लड़की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब्दुल कलाम कहने लगे, अब क्या पछता रही है? यह सारा तुम्हारी डील का ही है तो नतीजा। अब वह दोनों मियाँ बीवी एक तरह बातें कर रहे थे कि बेटी पाव पकड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। जाते हुए उसी लड़के को कॉल कर रही थी। उस लड़के ने आगे से जैनब का तस्लीम दिया और माँ बाप के खिलाफ और भड़काने लगा। यह तुम्हारे कैसे माँ बाप है, तुझे पर जुल्म करते हैं, तुझे भी तो जीने का हक है। तू आगे मुझसे बात करती है तो क्या गुनाह करती है? जैनब कॉल पर रोती जा रही थी। उस लड़के ने जैनब से कहा, तुम्हारी बाप जो कुछ भी कमा कर लाया है तुम
ऐसा करो, सब कुछ समेटो और मेरे पास आ जाओ, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। ज़ैनब ने घर में माँ का जितना भी जेवर और बाप का जितना भी पैसा पड़ा था वह उठाकर और लेकर रातों रात चुपके से भाग गई। वह लड़का ज़ैनब का इंतजार कर रहा था। जब उसके ज़ैनब को आते देखा तो जल्दी से ज़ैनब का सारा सामान पकड़कर और कहने लगा, तुम इधर से रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम कर कर आता हूँ। फिर ज़ैनब पूरा रात उस लड़के का इंतजार करती रही, लेकिन वह ना आया। तो ज़ैनब को वहाँ पर एक ऐसा बुजुर्ग आते दिखाई दिए। बुजुर्गों ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम्हें अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? ज़ैनब ने रोते हुए उस बुजुर्ग को अपना सारा वाक्य सुनाया। उस बुजुर्ग ने ज़ैनब को समझाया और बोला, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। फजर से पहले का टाइम है। फजर से पहले तुम ऐसा करो कि चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा और उसकी इज्जत बच जाएगी। ज़ैनब ने बिल्कुल ऐसा ही किया, चुपके से अपने घर में वापस आ गई। देखा तो उसके माँ बाप अभी अभी सो रहे थे, वह भी चुपके से आकर सो गई। सब सुबह हुई, माँ ने घर को देखा तो ना कोई पैसा था और ना उसका कोई जेवर था। वह रोते पिटते लगी, लेकिन ज़ैनब के दिल में फिर भी जरा सा रहम ना आया कि मैंने अपनी गलती का तबल्लुक करे और सब कुछ सच सच बता दूं। उसकी हरकत वैसी भी वैसी रहती थी। फिर एक दिन ऐसे ही ज़ैनब को उसी लड़के का फ़ोन आया और कहने लगा, ज़ैनब मुझे कुछ पैसा की ज़रूरत है, तुम मुझे कुछ पैसा भेजो वरना मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर लोगों को दिखा दूंगा और तेरे बाप को भी दिखा दूंगा। तेरे बाप की एक टके की इज्जत ना रहेगी। अब तुम्हें अपनी इज्जत की प्यारी है तो मुझे रकम भेज दो। लेकिन ज़ैनब तो अपने बाप का सारा पैसा पहले से ही बर्बाद कर चुकी थी, उसके पास अब पैसा देने के लिए नहीं बचा था। फिर उस लड़के ने भी बगैर की तमाश हर पार कर चुके थे और उस ज़ैनब की सारी तस्वीर उसके रिश्तेदारों और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया। जब ज़ैनब के पास बेटी की यह नाजामाम तस्वीर देखने को मिली और लोगों ने ले तरह तरह की बातें की तो उसका बाप यह सब बर्दाश्त न कर सका और सदे में वहीं दम तोड़ गया। लेकिन ज़ैनब को तो पता ही, फिर भी मिट्टी की बनी हुई वजह गम मानने के या तौबा करने से अपनी हरकतों से बिल्कुल भी वजह ना आई। अब तो वह ज़ैनब कलाम अजाना की शुरू हो गया। अब उसकी वे भी माँ बेचारी बेटी को बड़ा समझा रही थी, लेकिन बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अब ज़ैनब ने रात को भी लेट से आना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका साया उसके सर पर नहीं था जिसके उसे डांटना था, इसीलिए आज़ादी से फिरने लगी। उस लड़की को घर के की कोई फिक्र नहीं थी। घर में मेरी माँ किस तरह से गुजर बसर कर रही होगी, जिस तरह खाना पना पूरी की कर रही है, किस तरह घर का किराया दे रही है, उस लड़की को हर वक्त अपनी ही पड़ती रहती थी। अब तो वह अक्सर भी अपनी माँ को बिल्कुल नज़रअंदाज करने लग गई थी। उसकी अपनी तालीम बाप कॉलेज तक ही हासिल की, इसके बाद अपने तालीम सिलसिले को जारी न कर सके। सभी उसे कुछ ही रहम आया। अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए एक जगह नौकरी करने लगी। माँ इस बात पर तो बहुत ही खुश थी, उसकी बेटी अपने घर के खर्चा चलाने के लिए पैसा कमा ला रही है और उसका फिक्र भी कम हो गया। लेकिन वह इस बात पर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि 19 साल की लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती थी, उसका मोबाइल फ़ोन बंद होता था और अपनी माँ को यह बताया करती थी कि एक काम की ज़्यादा ज़रूरी थी, वजह से अपना मोबाइल बंद कर लिया। ज़ैनब की माँ उससे इस झूठ तस्वीर लाती हुई ज़ैनब की माँ ज़्यादा परेशान रहने लगी और उसने एक बार फिर से सोचा कि किसी तरह अपनी बेटी का नज़र रखूं ताकि यह दोबारा पहले वाली गलती ना शिकार ना हो जाए। इसलिए अपने घर में बाहर से सीसीटीवी कैमरा लगवाया दिया और रोज़ाना सुबह उठकर यह वीडियो देखती और चेक करती थी कि रात में उसकी बेटी कितने बजे आ गई है। ज़ैनब अपनी माँ की इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और
गुस्से में भी थी और उसके अपनी ही झगड़ना भी शुरू कर दिया। फिर तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो, यह अच्छा नहीं है। लेकिन ज़ैनब की माँ ने वहाँ कैमरा लगा रखा और रोज़ाना ही बुनियाद पर यह चेक कर रही थी कि उसकी बेटी रात में कितने वक्त पर घर लौटती है। एक रोज़ ज़ैनब अचानक गायब हो गई। माँ को उसी बात पर डर था और वही हुआ। ज़ैनब की माँ अब कई दिनों तक उसका इंतजार करती रही। नाना ज़ैनब को घर वापस आया था और ना ही वह आई। ज़ैनब की माँ भी हालत अब ख़राब होने लगी थी और उसने बदनामी के डर से किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। उस दिन ज़ैनब की माँ अपने घर में दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी बेटी की राह देखते देखते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वाले ने ज़ैनब की वालिदान उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लोगों ने यह भी बात नोटिस किया कि वालिदान अस्पताल पहुंचने पर भी वह हॉस्पिटल नहीं पहुंची और ही ज़ैनब अपने घर में मौजूद थी। मोहल्ले वाले ने इस बात की गंभीर मामला जानकर फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने जब ज़ैनब के घर पहुंची तो सारा माजरा उसने सामने बयान किया गया। ज़ैनब कई दिनों से गायब है, उसकी मां अस्पताल में पड़ी है जो कि कोमा की हालत में। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली और उसी घर में तलाशी के दौरान दरवाजे पर लगा हुआ कैमरा भी देखा और उसकी सारी रिकॉर्ड थी देखी और उस कैमरे की सारी वीडियो रिकॉर्ड अपने मोबाइल में ले ली। उसने कैमरे की वीडियो पे बातों जायज़ की लिया गया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। जब पुलिस की टीम जंगल की तरफ गई तो ज़ैनब की छारी में बेहोश पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया, लेकिन सब कुछ देर हो चुकी थी। तड़प तड़प के इस दुनिया पे रुखसत हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ 3 दिनों से जंगली जानवर उसके जिस्म को नोच रहे थे और इसके पराई बेट पे पार्ट पे साथ जानवरों के बहुत खीन काम किया गया था, जिसने कारण इसकी हालत मौत से भी बदतर हो गई थी। और उसकी माँ अभी भी कोमे में थी। वह बहुत सी माँ पता भी नहीं था कि उसकी नाफरमान औलाद इस दुनिया में रुखसत हो चुकी है। अब मोहल्ला वाले ने ज़ैनब के कफन दफन का बंदोबस्त करने लगा, क्योंकि ज़ैनब की मैयत बिल्कुल लावारिस पड़ी हुई थी। उसका बाप नहीं था, उसकी माँ बेहोश थी। अब अहले मोहल्ले वाले इस जिम्मेदार बनती थी कि उसने दफन दफनाने का इंतजाम। मोहल्ले वाले औरत ज़ैनब की गुस्ल दिया। उसी वक्त गुस्ल देते हुए ज़ैनब के जिस्म में अजीबो बदबू उठ रही थी। गुस्ल देने वाली औरत तौबा तौबा करते हुए गुस्ल दे रही थी। जब वहां से बाहर निकली और बाहर खड़े मर्दों का कायमत में इतनी बददुआ आ रही है, आप लोग ऐसे करो, गैर गुस्ल की इसकी दफन कर दो, क्योंकि कोई भी इंसान इस बदबू को खड़ा नहीं हो सकता। मोहल्ले के पर्दों पर उसका औरत को समझाया गया। यह सब आया काम में वह जैसी भी थी। लोग ने फर्जर बनाया उसकी गुस्ल की लड़की की बेशक अपनी नाफरमानी थी और उस लड़की को वालिदैन की उसकी अपनी ज़िंदगी से बहुत गुनाह किया था, लेकिन हम यह गुनाह नहीं कर सकते हैं बगैर गुस्ल के उसे दफना दे। अपना आप लोग थोड़ा ही हिम्मत करो, मुंह पर कपड़े रख कर उसका गुस्ल दे। हम अपना फरीजा सही तरीके से अंजाम देने से उसकी मैयत लापरवाही है और हम एक मुसलमान हैं। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसको कफन दफन का इंतज़ाम करें। अगर हम उसका बगैर गुस्ल को दफना देंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे भी सवाल करेगा। मोहल्ले के मर्दों ने उन ख्वाहिश को खुदा का खौफ दिलाएगा। उस खवातीन को एहतराम हुआ कि उन्होंने मुंह पर कपड़ा डालकर ज़ैनब को गुस्ल दिया। औरत का काम तो यही था, मुकम्मल हो गया। अब मर्दों का बारी थी। उस पर एक अजीब आजमाइश आ गई। जैसे ही उन्होंने ज़ैनब की मैयत को उठाया तो चारपाई इतनी भारी हो गई कि उससे उठाई ही ना जा रही थी। सब बहुत परेशान हो चुके थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोपहर का वक्त था और सब लोग बारिश में थमने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उसको सही तरीके से दफना सके। दोपहर से रात हो गई। बारिश अब तूफानी बारिश की तबत्ती हो चुकी थी। बाहर का मौसम ऐसा था कि कोई भी इंसान इस मौसम के बाहर निकलकर ज़ैनब की लदफिन ही नहीं कर सकता था। लोग परेशान थे। 2 दिन से मुसल्सल बारिश हो रही थी और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि
मुमकिन ही नहीं था कि कोई बाहर निकले। मजबूर सबने यह फैसला किया कि इमाम साहब से बात किया जाए। अगले मोहल्ले में इमाम साहब के बात की। अब क्या किया जाए, 2 दिन से लड़की का मैयत पड़ी हुई है और मैयत की इतना ज़्यादा बददुआ हो गई है कि हम इसके करीब भी नहीं जा रहे हैं। आप ही कोई हल निकालिए। अब आपको दीन का ज़्यादा पता है। इमाम साहब ने कहा मौसम ख़राब है और रात का वक्त है, लेकिन हर हाल में आज रात इस बेचारी को दफना दो। मोहल्ले वाले ने स्त्रीकर्ण की, उसी मैयत के उठाया। बहुत ही मुश्किल से उसकी मैयत उठी। जैसे ही कब्रिस्तान पहुंची तो बारिश तेजी से बरसा रही थी और जो जैनब की कब्र पूरी तरह से पानी से भर चुकी थी। वह लोग परेशान हो गए और दोबारा से खोरक के दूसरे जगह कब्र खोदकर शुरू कर दी, लेकिन वह कब्र भी बारिश की वजह से पानी से भर जाती। वह लोग आधी रात तक इसी का कस कस का कसमस में रहे। आज किसी भी हाल में जैनब की मैयत को दफनाया, और वरना उसकी मैयत की बीमारी फैलने का खुदा खुद था। इतने ही वही यह शख्स आया। उसने कहा कि उतने में एक शख्स आया, कहा कि बात कहूँ बुरा तो नहीं मानोगे, लेकिन मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ। तो जैनब को हम उसके मोबाइल और उसके सॉन्ग स्टाइल के साथ दफना रहे हैं, तभी उसके कब्र के जगह पे मिल रही है। जब उसे वक्त अपनी यह ख्वाहिश सबको बताया तो परेशान हो गया कि आखिर कैसे जैनब को इस सब चीज़ों से साफ दफनाया जाए। लेकिन उस शख्स ने कहा कि वो सिर्फ सच्चे ख्वाब करते हैं और हकीकत यही है कि वह अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा था। लेकिन लोगों ने सोचा कि हम उस अल्लाह के बंदे के बात पर अमल करते देखते हैं, पता है उसके ज़मीन में जगह मिली या मिल जाए। लोग ने उसने घर के उसके मोबाइल पर और उसका इस टांग की उठाए लाए और जैनब की मैयत के ऊपर रख दिया। फिर एक जगह उसकी कब्र खोदी गई। पानी थोड़ा कम हो चुका था, बारिश थम चुकी थी। बहुत मुश्किल से जैनब के जगह मिली थी। जैनब को कब्र के अंदर रखा गया। कब्र में ही उसका मोबाइल और उसका सॉन्ग स्टाइल भी रख दिया गया। सब बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि यह उसकी इबरत का वक्त है। जिन्हें जिन्हें चीज़ों की उसके ज़िंदगी में मोहब्बत थी और उन चीज़ों वजह से उसको वालिदैन नाफरमानी भी उसकी तकलीफ दी थी, जो चीज़ें वह दुनिया को छोड़कर नहीं जा सके। उन्होंने चीज़ों का सब्र कब्र के दफना दिया आज तक ये एहसास हुआ उससे। और दोस्तों, इसी प्रकार की उसी जो मोबाइल फ़ोन और स्ट्राइंग थी उसके कब्र में रख दी गई। इसी से उसकी दफन हो गया। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।